एंड आज हम आपके लिए लेकर आए कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 2 एमडीसी 2 में आपका फिलोसफी है। तो ये हम करने वाले हैं आज यूनिट 1 का मेटाफिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स एंड हिंदी में तत्वमीमांसा का परिचय। ठीक है, तो इसके नेचर एंड स्कोप करने वाले हैं यानी कि प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आपके लिए इंग्लिश में भी नोट्स है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तत्वमीमांसा क्या है ना, तो इसका परिचय हम देखेंगे। तत्वमीमांसा शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों के संयोजन से हुई, यानी कि तत्वमीमांसा जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति यानी कि ये जो आया है यानी कि इसका जन्म ही कह सकते हैं आप। तो इसका जन्म जो है दो ग्रीक शब्दों से हुई है, यानी कि ये ग्रीक लैंग्वेज है उसी के वर्ड से आया है, उसी के ग्रीक शब्दों के संयोजन से हुआ है, दो शब्दों के मिलने से, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकृति के बाद ये पीछे, प्रकृति के बाद ये पीछे, है ना। अर्थात दूसरे शब्दों में तत्वमीमांसा ग्रीक भाषा के मेटा यानी कि मेटा का मतलब परे, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, यानी जो चीज़ हमें संसार में दिख रही है उससे परे जो चीज़ है उसे ही तत्वमीमांसा कहते हैं। यानी कि हमें जो इस संसार में इतना कुछ दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है उससे परे जो चीज़ है जो हम नहीं जानते उसी का अध्ययन मेटाफिजिक्स कहलाता है, तत्वमीमांसा कहलाता है, उसे ही तत्वमीमांसा कहते हैं। जैसे आत्मा, भगवान, ईश्वर, ये जो चीज़ें हैं हमें संसार में नहीं दिखती, इसे का अध्ययन जो है तत्वमीमांसा कहलाता है। यानी कि आत्मा को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, भगवान को, ईश्वर को हम नहीं देख सकते, तो ये इन्हीं का अध्ययन जो है ना तत्वमीमांसा कहलाता है। आई होप क्या आप समझ गए होंगे। तत्वमीमांसा में परम तत्व की अस्तित्व को खोजने की कोशिश की जाती है, यानी कि इसमें परम तत्व के अस्तित्व को खोजने की कोशिश की जाती है, अल्टीमेट रियलिटी, उसे खोजने की कोशिश की जाती है। मतलब कि इस दुनिया में कैसे आया ये चीज़, दुनिया कैसे बनी, क्या है इससे पीछे का राज, ये जो चीज़ें होती है यही होता है तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा में परम तत्व की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। जैसे हम ईश्वर को मानते हैं, उन्हें अपनी अपनी हिसाब से अपनी अपनी भाषा में परिभाषित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर आकार है और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर निराकार होता है। कुछ होते हैं ना, दो टाइप के लोग होते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं वो उन्हें आकार देकर मानते हैं, मतलब उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं या कुछ भी वो मानते हैं। और जो नहीं मानते फिर वो कहते कि नहीं, खुद ब खुद दुनिया बन गई, ऐसे दुनिया आ गया बस। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं। तत्वमीमांसा में यथार्थ क्या है उसकी खोज की जाती है, यानी तत्वमीमांसा यथार्थ क्या है उसकी खोज करता है। तो चलिए अब देखते हैं अरस्तु द्वारा तत्वमीमांसा का लघु परिचय। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की द मेटाफिजिक्स जो 2000 साल पहले लिखी गई थी को अब तक के सबसे महान दार्शनिक कार्यों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक के केंद्र में तीन प्रश्न है। सबसे पहले अस्तित्व क्या है और दुनिया में किस तरह की चीज़ मौजूद है। दूसरे, चीज़ें कैसे बनी रह सकती है और फिर भी प्राकृतिक दुनिया में हम अपने बारे में जो बदलाव देखते हैं उसे कैसे गुजर सकते हैं, और अंत में इस दुनिया को कैसे समझा जा सकता है। तो अरस्तु की जो ये बुक है इसमें इन्होंने ये प्रश्न किया है। अरस्तु के द्वारा इन सवालों के दिए गए आकर्षक जवाबों ने दुनिया भर के विचारकों को नया नज़रिया प्रदान किया है। ओके, अब है अन्ना मर्मोडारो द्वारा तत्वमीमांसा का परिचय। अन्ना मर्मोडारो डरहम विश्वविद्यालय, डरहम यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग में तत्वमीमांसा के अध्यक्ष है। तत्वमीमांसा दर्शन के इतिहास के व्यापक संदर्भ में उन्होंने पदार्थ, गुण, तौर तरीके, सार, कार्य, कारण, नियतवाद और स्वतंत्र इच्छा पर चर्चा करते हुए नवीनतम सिद्धांतों और तर्कों की रूपरेखा तैयार की है। ठीक है, ये इनका परिभाषा है, इनकी परिभाषा तो बदलने से, तो ये इन्हें जैसा कहा है हमें वैसे ही याद करना पड़ेगा। तो एक और बात कहनी थी कि ये जो तत्वमीमांसा है ना,
ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, यानी कि ब्रांच ऑफ फिलोसफी है तत्वमीमांसा, यानी कि मेटाफिज़िक्स। और जो एपिस्टेमोलॉजी है यानी ज्ञान मीमांसा, ये भी जो है मतलब तीन ब्रांच होते हैं फिलोसफी के, यानी कि शाखा होते हैं, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक मूल तत्व है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेचर ऑफ मेटाफिज़िक्स देख लेते हैं। तत्वमीमांसा की प्रकृति और दायरा, इसे हम तत्वमीमांसा का स्वरूप और विषय क्षेत्र भी कहते हैं और प्रकृति और दायरा भी कह सकते हैं, यानी कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। इसमें जो है ना आप तत्वमीमांसा की विशेषताएं भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैंने ज़्यादा लंबा नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में ही लिखा है ताकि आप समझ जाओ। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने एक ग्रंथ लिखा था जिसे उन्होंने प्रथम दर्शन कहा था। विज्ञान, ज्ञान और धर्मशास्त्र। 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनके कार्यों के एक संपादक ने उस ग्रंथ को मेटाफिज़िक्स शीर्षक दिया, यानी कि उनके कोई शिष्य थे होंगे, उन्होंने जो है ना उनके इस कार्य को जो है ना उस ग्रंथ को मेटाफिज़िक्स शीर्षक दिया था। मोटे तौर पर प्रकृति के बारे में किताबों के बाद वाली किताबें, प्रकृति के बारे में वे किताबों के बाद वाली किताबें, प्रकृति के बारे में वे किताबें हैं जो आज अरस्तु 2 बार लिखा गया, गलती से अगर हो गया होगा, आज अरस्तु की भौतिकी कहलाती है। इसे जो है अरस्तु की भौतिकी कहा जाता है। साथ ही प्राकृतिक दुनिया पर उनके अन्य लेखन भी भौतिकी उस मात्रात्मक विज्ञान के बारे में नहीं है जिसे अब भौतिकी कहा जाता है। अरस्तु ने पहले दर्शन को 2 परिभाषाएं प्रदान की, जैसा होना यानी होने की प्रकृति या किसी चीज़ का होना या अस्तित्व में होना क्या है, यानी कि किसी मतलब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और अस्तित्व यानी कि पास्ट में क्या हो रहा है, क्या होना क्या है का अध्ययन, और चीज़ों के पहले कारणों का अध्ययन, यानी कि कोई चीज़ है तो उसके कारण का जो अध्ययन है, उनके मूल या प्राथमिक कारण, उनके क्या मूल है या प्राथमिक कारण है, इन दोनों परिभाषाओं के बीच संबंध एक बहुचर्चित प्रश्न है। इसका तो जो भी हो, तथापि ये स्पष्ट है कि जिसे आज तत्वमीमांसा कहा जाता है उसकी विषय वस्तु को अरस्तु के तत्वमीमांसा कहा जाता है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु को अरस्तु तत्वमीमांसा से नहीं जोड़ा जा सकता है, और इसकी जो भी विषय है इसे जो है अरस्तु की तत्वमीमांसा से नहीं जोड़ा जा सकता। हालांकि ये निश्चित रूप से सच है कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ में जिन सभी समस्याओं पर विचार किया था उन्हें अभी भी तत्वमीमांसा से संबंधित माना जाता है। कम से कम 17वीं शताब्दी के बाद से तत्वमीमांसा शब्द को बहुत व्यापक श्रेणी के प्रश्नों पर लागू किया गया, यानी कि 17वीं शताब्दी के बाद जो है तत्वमीमांसा को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस पर रिसर्च किया, इन्हें देखा और बहुत मतलब ट्रेंडिंग में चला गया, प्रश्नों पर लागू किया गया, कई व्यापक श्रेणी के प्रश्नों पर जो इसे लागू किया गया है ना। तो बस ये हमारा नेचर एंड स्कोप हो गया तत्वमीमांसा का। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेटाफिज़िक्स। तो इसमें कुछ ना छूट भी गया होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, शायद मेरा कुछ छूट गया होगा, क्योंकि इतने सारे नोट्स करने होते हैं ना कि पता नहीं कहाँ क्या छूट जाता, समझ नहीं आता। ये रहा एरिस्टोटल, फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ मेटाफिज़िक्स, एरिस्टोटल का है ये, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स अबाउट सेंसिबल एंड माउंटेबल, ये सारा कुछ। आप इसे लिख लें और जितना हो सके जो है याद कर लें, ओके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की समझाने की, वैसे
ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही, और फिर कल एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करें।